नमस्कार रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे दोस्तों। मैं आज आपके लिए ग्रुप डी के मैथ के 25 सवालों का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ऐसे ही 25 प्रैक्टिस सेट अपन करेंगे जिसमें हर प्रैक्टिस सेट के अंदर 25 मैथ के सवाल होंगे, यानी 625 सवाल हो जाएंगे टोटल अपने पास। अगर आप लोग इन 625 सवालों को अच्छे से पढ़ लेते हो और इनका अच्छे से रिवीजन कर लेते हो तो आप लोग देखेंगे कि बहुत से सवाल एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे और उन सवालों का आप आसानी से आंसर दे रहे होंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 267 मीटर और 153 मीटर लंबी दो ट्रेनें समान दिशा में क्रमशः 162 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी चलने वाली ट्रेन को पूरी तरह से ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा, यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो इस प्रैक्टिस सेट में अपन क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे जिनका अपन को क्या हो जाए, रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक चीज सीख लीजिए, जो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, तीन चीजें हैं। इन तीनों में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। इन तीनों में ये रिलेशन होता है। अब आपसे पूछा जाए कि स्पीड कैसे निकालोगे, स्पीड, और पूछ लिया जाए टाइम कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, तो एक मिनट, आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड के लिए आप करोगे डिस्टेंस बटे टाइम और टाइम निकालने के लिए करोगे आप डिस्टेंस बटे स्पीड करोगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक ट्रेन अपने पास है P और एक ट्रेन अपने पास है Q, ये दोनों विपरीत दिशा से आ रही है। क्या कर रही है, विपरीत दिशा से आ रही है, तो इनकी स्पीड क्या है, S1 है और इसकी S2 है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2, मतलब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यदि एक P ट्रेन और एक Q ट्रेन दोनों समान दिशा से आ रही है, समान दिशा में चल रही है, इसकी क्या है स्पीड S1 और इसकी S2, तो रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी दोनों की स्पीड के अंतर से। तो दोनों का स्पीड का अंतर है S1 माइनस S2 या फिर S2 माइनस S1। क्लियर है, क्या ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, अगर इसकी जो लेंथ है L1 है और इसकी लेंथ L2 है, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मानेंगे वो क्या होगी, डिस्टेंस होगी अपने पास, जो ये तय करेंगे वो डिस्टेंस होगी L1 प्लस L2। जो दोनों ट्रेनें डिस्टेंस तय करेगी वो डिस्टेंस क्या होगी, दोनों की लंबाई के बराबर होगी। क्लियर है? अब क्वेश्चन को करते हैं अपन ने क्या किया, यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अब तीनों कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चनों में जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे उनमें काम आएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 267 और 163 मीटर की दो ट्रेनें हैं, वो समान दिशा में जा रहे हैं 162 किलोमीटर पर आवर से और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। तो जो धीमी चलने वाली ट्रेन है उसको तेज चलने वाली ट्रेन पूरी तरीके से ओवरटेक कितने समय में करेगी, तो जब ओवरटेक करेगी तो कितनी डिस्टेंस तय करेगी, दोनों की लंबाई के इक्वल। तो ये अपने पास है एक ट्रेन है ये A, जो 162 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और एक ट्रेन अपने पास B जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसकी जो लेंथ है वो 267 है और इसकी है 153 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गई अपने पास, डिस्टेंस अपने पास हो गई, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया, दोनों हो गए 420 मीटर।
ठीक है। और जो अपने पास स्पीड है, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल, वो कितनी हो जाएगी? समान दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल कैसे आएगी? दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 162 में से 136 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 126 किलोमीटर पर हावर हो गया। ठीक है, अब हम इनका समय निकालते हैं। तो समय कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस 420 बटे स्पीड 126। अब 126 यहां पर अपने पास क्या है? किलोमीटर पर हावर में है और डिस्टेंस मीटर में है। तो स्पीड को हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, पेन चेंज कर लेते एक बार। 18 से काटा, कितनी बार कटा? 7 बार। 7 से कटा कितनी बार? ये कट गया 60 बार। और 5 से ये कटेगा कितनी बार? 12 बार। तो कितना समय लगा? 12 सेकंड का समय लगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 सेकंड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है एवरेज का। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि 4 बच्चे हैं, आई, जे, के और एल की औसत आयु 9 वर्ष है और आई, जे, एल, एम की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो के की अपन को एज दे रखी है 5 वर्ष और एम की पूछी है। ठीक है, ये 4 है अपने पास, इनकी औसत आयु कितनी है? 9 है। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितनी हो गई? 36। कितनी हो गई? आई प्लस जे प्लस के प्लस एल इक्वल कितनी हो गई? 36 हो गई है। और क्या करेंगे? अपन इसकी निकालेंगे, आई, जे और एल की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? आई प्लस जे प्लस एल इक्वल कितनी हो गई? 36 है। के की 5 दे रखी है तो -5 कर देंगे, कितनी हो गई? 31 हो गई। तो इन तीनों की अपने पास क्या हो गई? 31 हो गई है। यहां आगे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आई, जे, एल और एन की औसत आयु कितनी है? 12 है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 4 से मल्टीपल करेंगे 48 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां आपसे एम की आयु दे रखा है। क्या दे रखा है? एम की आयु पूछा है। तो यहां पे आपको दे रखा है कि आई प्लस जे प्लस एल प्लस एम इक्वल कितना है? 48 है। और इसके इक्वल कितना है? ये 31 है। तो m इक्वल कितना हो जाएगा? 48 माइनस 31। तो m की आयु क्या आ जाएगी अपने पास? 17 वर्ष आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 17 वर्ष आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कि प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है? जो प्रथम 50 समप्राकृत संख्या है, जो प्रथम n इवन नंबर होते हैं, उनका जो एवरेज होता है, क्या होता है? एवरेज, वो क्या होता है? n+1 होता है। क्या होता है? n+1 होता है। और प्रथम n ओड नंबर होते हैं, जो विषम संख्या होती है, उनका एवरेज होता है n। जितनी संख्याएं होगी वही उसका क्या होगा? औसत होगा। तो यहां पे क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है, तो औसत क्या होगा? n+1। तो n कितना दे रखा है? 50 + 1 क्या हो गया? 51। तो प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो गया? 51 है। क्लियर है दोस्तों? डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 22% कम हो जाती है
तो 7 वॉशिंग मशीनों और 6 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। तो जो ये टाइप आपको दिख रही है, किसकी दिख रही है क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन है जो ग्रुप डी 2024 का था और जो 2025 में कंडक्ट हुई थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा पूछा गया था। तो इस सवाल को आपको बहुत अच्छे से देखना है। ये सवाल इस बार भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से देखो। कैसे करते हैं मैं सिखाता हूं आपको। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा 40% कम है वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से। तो 40% को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2/5 लिख सकते हो। मतलब क्या हुआ, ये वॉशिंग मशीन हो गई और ये टीवी हो गई। अगर टीवी अपने पास, टीवी का जो मूल्य है वो 5 है, तो वॉशिंग मशीन का कितना होगा, 2 कम होगा, मतलब 3 होगा। ठीक है। आगे आपको सवाल में दे रखा है कि जो वॉशिंग मशीन है उसकी कीमत 80% बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और टीवी की कीमत 22% कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी क्या हो गई, कीमत 22% कम हो गई। ठीक है। आगे सवाल में पूछा है आपसे कि 7 वॉशिंग मशीन इंटू 7 और 6 टीवी, इसके कुल कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। अब इसका क्या लेते हैं, रेशो ले लेते हैं। तो इधर देखो 3 से ये 2 बार कैंसिल होगा। ठीक है। तो रेशो आ गया 7/10। क्या आ गया, 7/10। तो यहां पर अपने पास एक टीवी पर 80% बढ़ रहा है, तो 7 पर कितना बढ़ेगा, 560%। ठीक है। यहां एक टीवी पे 22% कम हो रहा था, तो 10 पे कितना कम होगा, 10 पर कम होगा 220% कम हो जाएगा। ठीक है। ओवरऑल कितना बढ़ा, तो 220 इसमें से घटाएंगे, कितना हो गया, 340%। कितने पे, 10 और 7 17 पर कैंसिल करेंगे, कितना प्रतिशत बढ़ा, 20%। कितना परिवर्तन हुआ है, 20% का परिवर्तन हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, क्या आप लोगों के समझ में आया है? अगर समझ में नहीं आया है तो इसे दोबारा से देखें, क्योंकि ये टाइप बहुत ज्यादा बार पूछी गई थी, तो इसको आप अच्छे से देखो। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है कि मोहन एक घड़ी 460 में खरीदता है और उसे 483 में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो आपको क्लास के लास्ट में यह बताना है कि जो 25 सवाल किए थे अपने, तो आपने कितना स्कोर किया है। 25 में से आपका स्कोर 25 रहा है, 24 रहा है, या 20 रहा है, या इससे भी कम रहा है, 15 रहा है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। हर क्लास के अंदर आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है और देखना है कि आपको कितना, यानी कि समझ में आया है, कितना इंक्रीज हुआ आपका स्कोर। लास्ट तक जब अपन 25वीं वो करेंगे, क्लास करेंगे, उसमें आपको देखना है कि अपन ने कितना स्कोर इंक्रीज किया है, पहले कितने आ रहे थे और अब कितने आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, क्लास को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहां पे आपको दे रखा है कि कोई चीज 460 में खरीदी, मतलब एक घड़ी थी वो 460 में खरीदी और 483 में बेच दी। ये क्या हुआ, सीपी, और ये क्या हुआ, एसपी। कितने का प्रॉफिट हुआ, यहां पे प्रॉफिट हो गया अपन को 23 का। अब 23 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ, 460 पर। तो क्या आ गया फ्रैक्शन, यहां पर आ गए 1/20। तो 1/20 की वैल्यू होती है 5%। कितना होता है, 5% होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो इस सवाल का आंसर होगा 5%, उसको 5% का लाभ हो रहा है। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा कि 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी बी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही
700 और 447 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्यू को 4.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। रेलगाड़ी पी को विपरीत दिशा में 87 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना। तो अब जो क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको ये काफी लंबा लग रहा है, आप सोच रहे हो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन नहीं है। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर 2 क्वेश्चन दे दिए आपको, इसलिए आपको ये लंबा लग रहा है और आप देखने में ऐसे सोच रहे हो कि नहीं नहीं ये तो होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन को करते हैं, देखो कितनी आसानी से होता है। तो क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज सीख लीजिए, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना है, उस संख्या को 5/18 से मल्टीपल कर देना है। और जब भी आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करना है, तो उस संख्या को क्या करना, आपको 18/5 से मल्टीपल कर देना। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन को करते हैं। यहां हमें दे रखी है कि पी रेलगाड़ी है, ये एक पी रेलगाड़ी है और ये कितने किलोमीटर पर आवर चलती है, 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और दूसरी समान दिशा में चल रही है एक क्यू रेलगाड़ी, ये क्यू रेलगाड़ी है और ये 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, कितनी चलती है, 447 मीटर। ठीक है, तो कुल डिस्टेंस कितनी चलेगी, ये कुल डिस्टेंस चलेगी अपने पास, तो इसकी लेंथ अपन मान लेते हैं एल, तो ये चलेगी एल प्लस 447 इक्वल क्या रहेगा, समय इंटू क्या रहेगा, स्पीड रहेगा। तो स्पीड क्या रहेगी, समान दिशा से आ रही है, क्या रहे, समान दिशा से, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, अंतर आएगा, तो 30। अब 30 किस में है, 30 किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 इंटू समय कितना होगा, 4.5, इसको सेकंड में चेंज करेंगे कितना होगा, 270। ठीक है, कितने हो गए, 270 हो गए। जब 18 को 270 से काटेंगे कितना हो गया, 15 हो गया है। तो L प्लस 447 इक्वल कितना हो गया, 25, 2250 हो गया। तो L कितना आ गया, L की वैल्यू क्या हो गई, इसको घटा देते हैं ना, 3 0 8 1803 मीटर। जो पी रेलगाड़ी थी उसकी लेंथ अपने पास क्या आ गई, 1803 मीटर आ गई। अब क्वेश्चन में आगे आपको दे रखा है, जो पी रेलगाड़ी है उसको विपरीत दिशा में 87 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो ये अपने पास थी पी रेलगाड़ी और ये कौन सी आ गई, आर रेलगाड़ी आ गई है। पी रेलगाड़ी की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 84 किलोमीटर पर आवर, और जो अपने पास आर आई है उसकी क्या है, 87 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनकी जो क्या रहेगी, लेंथ क्या रहेगी, इसकी रहेगी 1803 और इसकी क्या रहेगी 200, एक मिनट, 287 मीटर। पेन चेंज कर लेते हैं। अब ये क्या आ गई अपने पास, इनकी लेंथ दे रखी है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। तो जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस तय करेगी, दोनों की लंबाई के इक्वल। तो दोनों की लंबाई कितनी हो गई, ये दे रखी है अपन को 1803 और 287 मीटर, ऐड करेंगे तो 0 8 कितनी आ जाएगा 9 और 2 1 8 9 और 2 10, 290 मीटर हो गया। ठीक है, और स्पीड कितनी हो गई, रिलेटिव स्पीड, दोनों अब विपरीत दिशा से आ रही है तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ऐड करते हैं, कितनी हो जाएगी, 8 8 16 7 171 इंटू
मीटर पर सेकंड में चेंज करें 5 इंटू 18 काटते हैं 2 बार, 9 से काटे 19 बार। कितनी बार गया? 19 बार गया है। ठीक है, 19 से काटते हैं इसको, 19 से काट दिया। कितनी बार जा रहा है? 19 से कम 19 और 19 से कम 19 110। 5 से काटेंगे, कितनी बार गया? 22 बार। तो मल्टीपल कर देते दोनों, कितना गया? 44। तो 44 सेकेंड के अंदर ये क्या कर लेगी? इसको पार कर लेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्लियर है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि सवाल कठिन नहीं है, लेकिन ये सवाल क्या है? लेंथी है। एग्जाम में आपका ये बहुत ज्यादा समय आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इससे सबसे लंबी जो भुजा है उसके संगत शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कुछ ट्रिपलेट देख लीजिए। ये ट्रिपलेट अपने पास, पेन चेंज कर लेते हैं बार। 3 1 मिनट 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85 16 63 65 20 21 29 28 45 53 और ऐसे आगे हैं। तो ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। ये ट्रिपलेट आपको पता होने चाहिए। 33 56 65 36 77 85 39 80 89 20 99 101 65 72 97 48 55 और 73। तो ये ट्रिपलेट क्या होने चाहिए? आपको याद होने चाहिए। जैसे अपने पास है 5 नहीं 1 मिनट 3 4 5, ठीक है, 15 20 25। तो ये ट्रिपलेट है, तो ये भी एक ट्रिपलेट है। कैसे? इसी का क्या है? 5 गुना है। तो ऐसे भी आपसे ट्रिपलेट पूछा जा सकता है। तो 25 20 15 20 25 भी क्या है? कि ट्रिपलेट है। तो ये ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। जैसे 5 12 13 है, तो इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, 10 24 26 भी हो जाएगा। तो ये भी क्या है? कि ट्रिपलेट है। तो अब ये ट्रिपलेट आपको याद है। तो जो पहले वाला सवाल था, अभी कर रहे थे अपन, सवाल नंबर 6, इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो अगर आपको ट्रिपलेट आता है। तो इस सवाल को करने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है वो आपके ऊपर है, लेकिन जो मैं सबसे पहला तरीका बताऊंगा उसी से सवाल को एग्जाम में करने की कोशिश करना। ठीक है? तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि त्रिभुजाकार मैदान है। जैसे मान लो एक मैदान है, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों? तो सबसे लंबी भुजा क्या है? 42 सेंटीमीटर की है, ये 20 सेंटीमीटर और ये 34 सेंटीमीटर है। और यहां से एक सबसे जो लंबी भुजा उसके संगत से एक शीर्ष लंब डाला गया है। तो ये क्या है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये है डी। क्या है? ये डी है। ठीक है? अब आपसे जो ये लंब डाला गया है उसकी लंबाई पूछी है। लंबाई पूछिए। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आप देखेंगे ये 20 क्या है? हाइपोटेनस है, कर्ण है। तो 20 कर्ण कब आ सकता है? अगर जब हम 12 16 20 कर दें। 12 16 20 किसका दूसरा रूप है? 3 4 5 का। किससे मल्टीपल हो रहे हैं? ये 4 से मल्टीपल हो रहे हैं। तो 12 16 20। अगर ये 12 है तो ये कितने हैं?
ये 30 हो जाएगा। अरे 30 है तो ये क्या हो गया, 30, 16, 30, 34 हो गया, जिसे कैंसिल करेंगे क्या हो गया, 8, 15, 17, जो एक ट्रिपलेट है। तो जो ये लेंथ है एडी, इसकी लंबाई क्या हो गई, 16 सेंटीमीटर हो गई। क्या हो गई, 16 सेंटीमीटर हो गई। एक तो ये है। दूसरा क्या है, दूसरा है जो हीरोन का सूत्र है उससे आप इसका एरिया निकाल लो। तो क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज इक्वल, और एरिया निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 42, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 80। तो यहां आपको हीरोन के फॉर्मूले से इसका एरिया आ जाएगा, तो आपको ये एडी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो गया, ये हो गया। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका बताता हूं, इसको मिटा देते हैं, ये मिट गया, लो। ठीक, हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 42 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको पाइथागोरस से निकालते हैं। तो पाइथागोरस लगाते हैं। पहले अपन किस में लगाते हैं पाइथागोरस, ए बी डी के अंदर। ए बी डी के अंदर लगाएंगे तो x निकालूंगा मैं, ये ए डी निकालूंगा। ए डी इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पाइथागोरस लगाऊंगा मैं किसमें, ए डी सी के अंदर, और ये क्या, ये निकालूंगा मैं ये वाला ए डी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 स्क्वायर माइनस 42 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आते ही वही ट्रिपलेट बनेगा। पाइथागोरस से वही क्या निकल के आ जाएगा, एडी निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को करने के मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं। अब आप कोई से भी तरीके से इस सवाल को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल है, इसको करने से पहले आपको मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ये है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। उसके बाद आता है साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। आगे क्या आता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। तो कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, इक्वल होगा हाइपोटेनस बटे बेस। टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोट थीटा। कोट थीटा होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। तो ये रेशो आपको पता होने चाहिए। तो यहां पे अपन को कौन सा रेशो देखना है, कोस थीटा का। तो कोस थीटा क्या है, कोस थीटा अपन को दे रखा है बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, 5 बेस है, और जो 13 है वो क्या है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, तो 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 12 हो गया। अगर ये चीज आपको पता नहीं है, ट्रिपलेट याद नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे परपेंडिकुलर, मैं आपको बता देता हूं एक बार छोटा सा। ये एक ट्रिपलेट है, तो बेस इसको मान लेते हैं, बेस हो गया अपने पास 5, हाइपोटेनस कितना होगा 13। अब परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है 12 बटे हाइपोटेनस 13 बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो 12 बटे 13। इसको करेंगे क्या हो गया, 13 माइनस 12 बटे क्या है 13 बटे 13 प्लस 12 बटे 13। 13 से 13 कैंसिल, तो आया क्या
अपने पास आ गया 1/25 आ गया। तो अब अधिकतर जो स्टूडेंट है वो गलती करेंगे, 1/25 देखते ही सी को टिक कर देंगे, जबकि ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, रूट लग रहा है, तो इसका भी रूट होगा, तो क्या आ जाएगा 1/5 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा 1/5। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल आपके सामने है, फिर से एवरेज का सवाल आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि किसी कक्षा में 51 विद्यार्थियों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। चलो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। यहाँ पे क्या है, ये स्टूडेंट है और ये टीचर है। स्टूडेंट कितने हैं 51 और टीचर कितना है 1। तो जो 51 विद्यार्थी थे उनकी एवरेज एज है कितनी है 24 वर्ष है। और टीचर की तो हमें याद करनी है, पता नहीं, लेकिन जो टोटल समूह हो गया स्टूडेंट और टीचर का, तो उसकी जो एवरेज एज है वो क्या है 25 है। ठीक है, 25 हो गई। ये 25 है, तो जो स्टूडेंट की एवरेज एज है वो कितनी कम है, इससे -1 कम है। तो एक स्टूडेंट की 1 वर्ष एज कम है, तो 51 की कितनी हो गई -51। ठीक है, अब ये 51 है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस का है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब प्लस का 51 करना पड़ेगा। यहां हम टीचर की एज 25 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एज एवरेज एज दे रखी है 25 है, यहाँ 25 है। लेकिन यहाँ पे जो -51 है ये ऐसे है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टीचर की एज में अपन 51 ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिए तो कितना हुआ 6 7 76 वर्ष। कितनी आ गई, जो टीचर है शिक्षक है उसकी आयु क्या आ गई 76 आ गई। कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में आपको दे रखा है कि अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में 46,600 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 75,000 के कुल लाभ में से अनमोल का हिस्सा 2700 था। तो अनमोल का निवेश कितना था ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक मौखिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। मौखिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई दो पार्टनर व्यवसाय करते हैं और जो व्यवसाय करते हैं वो करने का समय जो सेम रहता है कि दोनों ने 2 वर्ष किया, 5 वर्ष किया या 1 वर्ष किया, अगर समय सेम है तो जिस रेशो के अंदर वो निवेश करते हैं उसी रेशो के अंदर उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। या फिर उल्टा कह सकते हैं कि जिस रेशो के अंदर उनको प्रॉफिट मिलता है उसी रेशो के अंदर उनको निवेश करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए? अगर समझ गए तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। कौन है, एक तो है अपने पास अनमोल और एक कौन है आयुषी। ठीक है, तो अनमोल का जो प्रॉफिट है वो कितना है 2700। अनमोल का प्रॉफिट 2700 है और टोटल प्रॉफिट कितना है 7500। तो 7500 में से हम क्या करेंगे 2700 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4800। तो 48 में 2 0 2 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे, ये क्या आ गया 9:16 आ गया है। तो अनमोल और आयुषी का जो प्रॉफिट का रेशो है 9:16 है। तो जो निवेश का रेशो है, इन्वेस्टमेंट का रेशो है, ये प्रॉफिट का है, तो जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशो भी क्या होगा 9:16 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अनमोल का निवेश कितना था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। टोटल कितने हो गए अपने पास 25 की वैल्यू यहां क्वेश्चन में दे रखी है 46,600। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाग दो 25 का, 25 एकम 25, बचे कितने अपने पास 200 नहीं 21, 200 हो गया, 21 बचे तो 216 हो गए, 25 8 200 बचे 160, 160 में दिए 6 बार और 100 बचा तो 4 बार। ठीक है, तो एक की वैल्यू अपने पास क्या आ गई है 1864 आ गई है। तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हमें बताना है 1864।
तो आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सभी के अंदर एक को छोड़कर 0 है, तो 0 तो यूनिट डिजिट आ ही नहीं सकता। क्या आ सकता है यूनिट डिजिट? नहीं आ सकता। तो डी आपका सही आंसर होगा। और जो यूनिट डिजिट होगा 9 चौक 36 6 ही होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है? डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आपको पूरा सोल्व करना है तो आप कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि यदि 32 और 24 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। अगर आपको तृतीय अनुपाती x, दो संख्याएं दे रखी है a और b, अगर इसका तृतीय अनुपाती हो क्या है x है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी b स्क्वायर बटे a। तो यहां क्वेश्चन में आपसे x पूछा है, तो b की वैल्यू है 24 का स्क्वायर बटे a की वैल्यू क्या है 32। तो 32 में 8, वो 8 से काटेंगे 4 बार, ये 3 बार, इसको काटेंगे ये 6 बार, दोनों को मल्टीपल करेंगे, कितना आ गया 18। तो जो तृतीय अनुपाती होगा वो कितना होगा 18 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी आपका सही ऑप्शन, सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने टाइम एंड वर्क का, कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 3, 8 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ काम करते हुए उसी काम का 3 गुना काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए काम करता है 3 दिन में, बी काम करता है उसी काम को 8 दिन में, सी उसी काम को करता है 24 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम, इसका एलसीएम ले लेंगे तो टोटल काम हो गया 24। तो ए 3 दिन में काम करता तो 1 दिन में 8 करेगा, बी करेगा 1 दिन में 3 काम, और सी करेगा 1 दिन में 1 काम। और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर 1 दिन में काम करेंगे 12। टोटल काम कितना अपने पास 24, इसका 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितने दिनों में कर देंगे? 1 दिन में 12 कर रहे हैं, कैंसिल करो 2, कितना हो गया 6 दिन। तो कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में कर देंगे। तो आपका आंसर आ गया 6 दिन। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है कि 6500 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इस चक्रवृद्धि का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा और दोनों ही सही है। जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अपना लेना। पहला तरीका बताता हूं गोल्डन रेशो से। तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का जो गोल्डन रेशो होता है वो कितना होता है? 2:1 होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं पहले इसमें करते हैं, तो जो 6500 रुपए है उसका 20% निकालते हैं। तो 6500 का 20% कितना हो गया? 6500 का 1%, 65 इंटू 20 कितना हो गया? 1300। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जो 1300 में दे रखा है उसका 20% निकालते हैं। तो 1300 का 20% कितना हो गया? 1300 का 1% 3 इंटू 20 कितना हो गया? 260 हो गया। अब जो ये वैल्यू आई है उनको इनसे मल्टीपल कर देते हैं। ये मल्टीपल किया, 1300 को 2 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया? 2600 प्लस 260, टोटल कितना हो गया? 2860। ये क्या निकल के आया है? ये CI निकल कर आया है। लेकिन अमाउंट जोड़ेंगे तभी तो मिश्रधन निकल के आएगा। जो अपने पास राशि थी वो ऐड किया 6500, कितना हो गया अपने पास? ये हो गया 8 5 13 तो 9 9360 हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो जो मिश्र धन है वो है 9360। अब दूसरा तरीका कौन सा है? इसको मिटा देते हैं। दूसरा तरीका देखो, दूसरे तरीके में जब भी कभी आपको कोई दर दे रखी हो R%, क्या दे रखी हो? R%, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हो तो आपको क्या करना है? 2R
प्लस आर स्क्वायर बटे 100 कर देना है। तो कितना हो गया, 2r कितना हो गया 40 प्लस 20 का स्क्वायर 400 बटे 100, ये कैंसिल, इक्वल कितना हो गया 44%। जो सी आई है कितना हो गया 2 वर्ष का 20 के हिसाब से 44% हो गया है। अब 44% निकालेंगे कैसे, 6500 के 1% से मल्टीपल करके। तो 1% से मल्टीपल किया तो कितना गया 65। तो 44 को 65 मल्टीपल करो 65 से, तो 65 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 4 पंजे 20। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा, जो एक ही ऑप्शन के अंदर है, बाकी 3 ऑप्शन के अंदर यूनिट डिजिट है ही नहीं। आप 44 को 65 से मल्टीपल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 में आपको दे रखा है कि एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 28:3 है। यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्याएं बराबर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको 22/7 दे रखी है। तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बटे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और इनका क्या रेशो दे रखा है 28/3 दे रखा है। ठीक है, आर स्क्वायर से कैंसिल तो 1 आर बचा, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल 7 बार। तो आर की वैल्यू आपके पास निकल कर कितनी आई है 21 निकल कर आई है। कितनी निकल कर आई है 21 निकल कर आई है। तो अब आपसे पूछा कि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना आर क्यूब 21 इंटू 21 इंटू 21। तो ये 21 से ये 21 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या हो गया है 21 से 21 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं यूनिट डिजिट देखते हैं कितने आ रहे हैं 4 दूनी 8, 8 आ रहा है, तो मतलब 8 वाला सही आंसर होगा। तो ये तो कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। फिर क्या है 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 का मल्टीपल है क्या ये जो हमने ये देखा है, क्या ये 3 का मल्टीपल है 3 8 11 और 2 13, 13 और 8 21, 21 3 का मल्टीपल है। अरे ये 8 8 16 8 दिया 24, 8 दिया 24 और 3 27, ये भी 3 का मल्टीपल है। दोनों ही 3 के मल्टीपल है। तो अब हम क्या करते हैं इनको मल्टीपल ही करते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट से नहीं आएगा। तो अपने पास आ गया 441 इंटू 88, 2288 और ये 441 मल्टीपल करते हैं। 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 35 इंटू 8 2 5 3 8 0 8 8 3 38,808। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आपका आंसर आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और क्लास कैसी अच्छी लगी, वो क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी ये भी आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं कि एक वस्तु को 29% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 4% है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को करने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट है। सीपी बटे एमपी, इनका रेशो होता है सीपी 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। क्या हो गया 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो रहा है 29, ये 71 है, बटे 100 प्लस प्रॉफिट कितना आ रहा है 104। कितने की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है 33 की। कितने पे वृद्धि हो रही है 71 पर, किसकी 33 की, मल्टीपल 100। तो क्या हो गया
3300 बटे 71, 71 का भाग देंगे 3300 में, तो 3300 में भाग देंगे 71 का, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार जाएगा, 384। 384 है, कितने बचे अपने पास, 30, 46, 460 बचे। 460 में 71 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, पॉइंट कुछ 46। 46 देखिए अपन ने, आप पूरा भाग दे सकते हो, और 46 देखते ही ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन के अंदर 46 आ रहा है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। क्लियर है आपको, यानी कि अगर अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे को तो जल्दी नहीं करना क्वेश्चन को, तो आप आराम से इसका भाग दो और अच्छे से इसका आंसर निकालो, फिर आराम से इसका आंसर टिक करो, फिर एग्जाम में आगे बढ़ना, जब तक आपके 2 सवाल छूट जाएंगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि यदि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स है, तो x4 माइनस 1 की निम्नलिखित में से किसके बराबर वैल्यू होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते ही हम क्या करते हैं, इसको x से डिवाइड कर देते हैं, ये लो, तो x से डिवाइड किया तो क्या आ गया अपने पास, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल, तो जब भी आपके सामने x प्लस 1 अपॉन x इक्वल 2 आ जाए, तो x की वैल्यू वहां हमेशा 1 होगी। क्या होगी, वहां हमेशा x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 है तो x की चाहे कितनी ही पावर लगा लो, वो हमेशा क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो 1 माइनस 1 इक्वल क्या हो गया, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में आपको दे रखा है कि 11 व्यक्ति 19 दिनों में 59 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं, तो कितने व्यक्ति 2 दिनों में 118 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है M1 D1 और T1 बटे W1 इक्वल होता है M2 D2 T2 बटे W2। यहां पे जो M है ये व्यक्तियों की संख्या बताता है, D दिनों की संख्या बताता है, और जो T है वो टाइम बताता है कि एक दिन में इतने घंटे काम करता है, और जो W है ये काम, टोटल काम को बताता है। ठीक है, तो यहां में क्या दे रखा है, 19 क्या है और 11 व्यक्ति है, एक मिनट इसको, 11 व्यक्ति 19 दिनों तक काम करते हैं, और टाइम नहीं दे रखा तो उसको छोड़ दो, कितने हो गए 59 काम कर देते, 59 फीट इक्वल क्या है, व्यक्तियों की संख्या निकालनी है आपको, 2 दिनों में काम करेंगे वो, और 118 फीट काम करेंगे, कितना करेंगे 118 फीट, 59 से 18 काटा 2 बार, 2 से ये कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या आ गई 9, 0 और 209, क्या आ गई 209 व्यक्ति होंगे। तो किसी भी संख्या को अगर आपको 11 से मल्टीपल करना हो तो उसे कैसे किया जाता है, इसकी क्लास हमने पहले ही हमारे YouTube चैनल पर डाल रखी है, तो वहां जाके आप देख सकते हो कि किसी भी संख्या को 11 से जल्दी कैसे मल्टीपल किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दे रखा है कि 3 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो कितने पुरुष उस कार्य को 2 दिनों में पूरा करेंगे। तो ये 3 पुरुष है वो 20 दिन में काम करते हैं, इसी काम को कितने व्यक्ति 2 दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, 30 व्यक्ति 2 दिन में इस काम को कर देंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। कितना इजी सवाल है, इतने इजी सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आप एग्जाम में प्रेशर के कारण ऐसे सवालों को भी गलत करके आते हैं। तो आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है और आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दे रखा है कि 2/60 का कितना प्रतिशत 1/20 है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, इनका रेशो ले लेना है। रेशो क्या हो गया, 2/60 रेशो 1/20 हो गया है। फिर क्या करते हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं 3 बार, तो इनका रेशो आ गया अपने पास अब 2/3। जो संख्याएं हैं वो 2/3 के अंदर है। तो पूछा आपसे क्या है,
कि 2 का कितना प्रतिशत है, 3, 3/2 इंटू 100। पर जिस संख्या के बारे में पूछा है कि ये कितने प्रतिशत है तो उसको ऊपर लिखना है, और इसका कितना प्रतिशत है उसको नीचे लिखना है। तो 2 से काट देंगे, कितनी बार गया, 50 बार। तो 50 को 3 से मल्टीपल करो, कितना हो गया, 150%। कितना हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 150%। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपको दे रखा है कि एक पर्स में केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। सिक्के की कुल संख्या 118 है और उनका जो कुल मूल्य है वो 855 रुपए है। तो आपको 5 रुपए के कितने सिक्के हैं ये आपको क्या करना है, बताना है। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है मिक्सचर एंड एलिगेशन कॉन्सेप्ट से। तो उससे कैसे करते हैं, चलो सीखते हैं। इधर देखिए, ये है अपने पास 5 रुपए के सिक्के और ये अपने पास 10 रुपए के सिक्के। ठीक है, 5 के सिक्के आ गए, 10 के सिक्के आए। अगर हम मान ले कि जो 118 सिक्के हैं टोटल, वो सारे के सारे 5 के सिक्के हैं, तो इनकी क्या वैल्यू हो जाएगी, इनकी वैल्यू हो जाएगी 18, 590। जब भी आप किसी भी संख्या को 5 से मल्टीपल करो तो उसको क्या करना है, उसका आधा करना है और उसके आगे एक जीरो लगा देनी है, चिपका देनी है, और उसका क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो क्या किया हमने, 118 का आधा किया 59, उसके साथ एक जीरो लगा दी। ठीक है, हमने 5 का मान लिया। अगर हम मान ले कि जो सारे 118 सिक्के हैं वो पूरे के पूरे 10 रुपए वाले हैं, तो इनकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1180। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इनकी जो टोटल वैल्यू है वो तो 855 ही है। तो अब हम मिक्सचर एलिगेशन कॉन्सेप्ट से करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं। हमने इसका डिफरेंस लिया तो कितना आया, ये आया 800, 500, 265, और इसका कितना आया 1100, 325। अब क्या करेंगे, 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 से कैंसिल करेंगे। जब भी किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करें या फिर किसी भी संख्या में 5 का भाग दे तो उसको क्या करना है, उस संख्या को पहले डबल करना है, फिर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देनी है। तो पहले हम इसको डबल करेंगे, फिर एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये कितना हो गया 53। इसको भी डबल करेंगे, कितना हो गया 65। क्या भी दोनों एक दूसरे से कट सकती है, तो आप बोलोगे नहीं सर नहीं कट सकती। तो आपसे पूछा है कि 65 5 वाले सिक्के बताने हैं, तो 5 वाले सिक्के क्या होंगे, 65 के मल्टीपल होंगे या फिर 13 और 5 के। तो एक ही ऑप्शन है जो 13 और 5 65 का मल्टीपल है, बी ऑप्शन। बाकी तो इसके आंसर ही नहीं होंगे। और यहाँ 65 और 53 कितने होते हैं, ये होते हैं 118। इसकी वैल्यू है 118, एक की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 65 की वैल्यू भी क्या आ गई 65। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 65 वाला, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दे रखा है कि एक त्रिभुज है पी एम एन, उसमें P है 76 डिग्री और M एंड N का पर बाह्य कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो त्रिभुज नहीं, कोण MON का अंश बताना, मतलब इसका माप क्या है ये आपको बताना है। चलो, ये एक त्रिभुज हो गया अपने पास, क्या हो गया P M और N, क्या हो गया P M और N हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें 76 दे रखा है, और आपको बता रखा है जो इसका बाह्य समद्विभाजक है, समद्विभाजक क्या हो गया, ये है और ये बीच में से कट गए, ये कटे कहाँ मिले, ये ऊपर मिल गए। ठीक है, तो आपसे पूछा कि MON की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको निकालने के लिए करोगे, इसको मान लेते हैं अपन A, तो A की वैल्यू होगी
90 माइनस पी बटे तो ए इक्वल हो गया 90 माइनस 76 बटे दो। तो क्या हो गया 90 माइनस कितने हो गए 76 38। तो क्या हो गया ए इक्वल आया है 52 डिग्री। तो जो MON है उसका मान है 52 डिग्री। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो क्या करना है, पहले वो अंदर वाली चीज है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई किया कितने आ गए 5 गुणा 6 गुणा 6 ना कितने हो गए 30। ये क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 72 भाग 30 प्लस 25 माइनस 8 और इसको 5 से मल्टीपल करना है। तो क्या करेंगे अब 6 से 5 और 12। तो अपने पास आ गई संख्या 12/5 प्लस ये कितनी है 25 17 इंटू 5। 5 से मल्टीपल करेंगे, ये तो 5 बार गया, ये तो आ गया 12 प्लस 17 5 85। कितने हो गए टोटल 97। और बटे में क्या है अपने पास 97। क्या हो गया 97 97 कैंसिल, एक आंसर आ गया आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। पहले कोष्टक वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां सिंप्लीफाई इसको करते हैं। तो इसको करेंगे तो क्या हो गया 1/5 प्लस क्या है 0.5 है, जिसे आप लिख सकते हो 1/2। तो हो गए 1/2। ये 1/5 नहीं 1/15 है। इक्वल क्या होगा एलसीएम लेते हैं 30 क्या आ गया 2 क्या माइनस का है 2 माइनस कितने हो गए 15 क्या आ गए 13/30। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने पास आ गई है 13/30। अब इसकी निकालते हैं तो 4 बार भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1/6 प्लस इसको भाग देंगे 0.4। तो ये आ गया 1/6 प्लस 0.4 है ना। और ये क्या थे एक माइनस का था। अब कोष्टक से बाहर निकलेगा माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 13/30। एक मिनट सिंप्लीफाई करते हैं 30 एलसीएम लेते हैं इसका 1/6 कितनी बार 5 हो गए प्लस 4 4 12 9 चौक 36। एक मिनट तो ये कितना गया 4 12 प्लस 13 इक्वल कितने हो गए 30/30। तो 30 से 30 कैंसिल कितना हुआ 1 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है। यदि उसका व्यय 440 है तो उसकी आय कितनी होगी यह आपको बताना है। 60% को आप लिख सकते हो 3/5।
अगर वो 5 कमाता है तो 3 की क्या करता है, बचत करता है, तो 2 खर्च करता है। तो ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, और ये क्या है, इनकम है। तो यहाँ एक्सपेंडिचर की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, 440। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 220। तो आपसे पूछा है कि इनकम कितनी है, 220 से क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 1100। तो इनकम कितनी है इसकी, 1100 रुपये। तो बी आपका सही आंसर होगा। आप देख रहे हो कि कितने आसान सवाल ग्रुप डी के अंदर पूछे जाते हैं और आप मैथ को लेकर परेशान हो रहे हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है इस क्लास का सब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दे रखा है कि यदि 485 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 293 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। तो जो 485 है वो क्या है, एमपी है, और इसको बेचा जाता है 293 रुपए में, मतलब ये एसपी है। तो छूट प्रतिशत, तो यहाँ देखो पहले छूट कितने की दी गई, तो छूट दी गई है 2, 18 में 9, 192 की दी गई है। कितने की दी गई है, 192 की छूट दी गई है, कितने पर, 485 पर, इनटू 100। 100 20 से 5 से काटे 20 बार, इसको काटा 5 से, कितनी बार गया, 48, 96, 97 बार, कितनी बार गया है, 97 बार गया है। ठीक है, तो यहाँ कितने हो गए, 4, 9 दूनी 18 और 2 3840 में 97 का भाग दें। 3840 के अंदर जब 97 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है 97 का भाग, ये जा रहा है 97 का भाग लगभग 4 बार, लगभग 4, मतलब क्या हुआ, 4 पूरा नहीं जा रहा, जो 39 पॉइंट कुछ आएगा वही इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगर आपको लगे कि नहीं ए ऑप्शन सही नहीं है तो आप भाग देके चेक कर सकते हो, क्योंकि जब आप इसको 4 बार भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, ये लगभग ये जाएगा 28, 7 चौक 28 और 9 चौक 36, 36 और 2 38, 388, और अपने पास क्या है 384, तो लगभग 40 बार जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों। तो आज की क्लास में जो आपने प्रैक्टिस सेट किया है, पहला प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी के लिए, तो उसमें 25 सवाल के हैं और 25 सवाल वो हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपने देखा होगा कि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इन सवालों को आपको एग्जाम में कैसे सोल्व करना है। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हम कितने लगाएंगे, 25 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आपको हर एक प्रैक्टिस सेट को सोल्व करके जाना है। तो अगर आप टोटल 25 सेटों को सोल्व कर लिया है तो आप जब एग्जाम में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सवाल तो हमें आता है और आसानी से आप उन सवालों को कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।